हेलो, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है एग्जाम टॉप के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, आरओ के लिए टेस्ट सीरीज हमने प्रारंभ कर दी है, जिसमें आज हम टेस्ट संख्या 2 पर बात करेंगे। पिछली क्लास में हमने टेस्ट नंबर 1 पर बात की थी, उसका फ्री पीडीएफ हमने अपने टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दिया था। तो जो साथी हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, वो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स या डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, जिससे कि आपको वहाँ पर हर प्रकार का पीडीएफ आपको फ्री मिलता रहेगा। जो लोग हमारे साथ पेड ग्रुप से ज्वाइन होकर तैयारी कर रहे हैं, वो सभी भी साथी इस वीडियो को पूरा देखें और साथ ही साथ वो भी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। हालांकि आप सभी के पास भी वो वीडियो एंड पीडीएफ वो आपको शेयर करते रहेंगे, फिर भी अगर आप चाहें तो फ्री वाला टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में बात करेंगे उन प्रश्नों को लेकर जो आपके टेस्ट संख्या 2 से बनाए गए हैं, और इन प्रश्नों को व्याख्या के अकॉर्डिंग हम देखेंगे। तो आइए मित्रों, बढ़ते अपने इस सेशन की तरफ। जो साथी हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं इस चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ चाहे तो अपने इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। आइए मित्रों, बढ़ते अपने पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न आप सभी के बीच है। प्रश्न कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार के संबंध में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ठीक है, यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है आप लोगों को। बताइए किस प्रकार से करेंगे। एक तरफ देखिए पूर्वी, पश्चिम, उत्तरी और दक्षिण दिया गया, दूसरी तरफ नदियां दी गई हैं। तो जिन लोगों ने प्राचीन इतिहास की क्लास नंबर 1 देखी होगी, वो भी यहाँ से प्रश्न को सही कर सकते हैं। अन्यथा जिन्होंने प्राचीन इतिहास को अच्छे से पढ़ा है, वो अपने यहाँ से इन प्रश्नों को कवर कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है, किसकी? सूची 1 की। तो सूची 1 आपके यहाँ पर दिया गया है कि आप देखेंगे जो पूर्वी नदी थी सबसे, वो आलमगीरपुर थी। ठीक है, पश्चिमी की बात करेंगे तो सुतकांगडोर हो जाएगा। उत्तरी की बात करेंगे दोस्तों, तो उत्तरी आपका, देखिए आप दक्षिणी की बात करेंगे तो दक्षिणी आपका हो जाएगा उत्तरी हो जाएगा आपका दोस्तों यहाँ पर मांडा, और दक्षिणी हो जाएगा आपका नर्मदा नदी। तो इस प्रकार से आप इनको सुमेलित कर सकते हैं। ठीक है, आप इस प्रकार इसको सुमेलित कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ से। अब यहाँ पर एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये नर्मदा नदी कहाँ पर पड़ता है? तो ये दोस्तों आपका महाराष्ट्र में पड़ता है, यानी सबसे दक्षिणी। सबसे पूर्वी की बात करेंगे तो आपके दोस्तों यूपी में पड़ता है, यूपी मेरठ में। इसकी बात करेंगे तो ये दोस्तों आपके सिंध प्रांत में पड़ता है। कौन से प्रांत में? तो सिंध प्रांत। और सिंध प्रांत कहाँ पड़ता है? तो आप याद रखेंगे, ये पाकिस्तान में पड़ता है। मंडा की बात करें तो ये आपके दोस्तों जम्मू कश्मीर में पड़ता है। तो इस प्रकार चारों स्थलों को आप चारों स्थानों से, और वो कौन कौन से राज्यों में विद्यमान है, इस प्रकार से आप इसको ठीक कर सकते हैं। तो इस प्रकार इसका जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको सुमेलित करना बता दिया था किस तरीके से इसको सुमेलित किया जाएगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लिया करो। ठीक है, दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। दूसरा प्रश्न आपके सामने दिया गया है। एक कथन दिया गया और दूसरा उसके कारक दिया गया, और उसके बाद इसका ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पर आप प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है कि सैंधव सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, सैंधव सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, यानी फॉर, यहाँ पर देखिए हमने पहले इसको सबसे पहले हम समझेंगे यहाँ पर कारण को, कथन को, कि सैंधव सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इसकी नगर नियोजन प्रणाली थी। दूसरा कह रहा है कारण कि सैंधव सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, तो इसी प्रकार देखिए पहला भी इसका सही हो जाएगा और दूसरा भी सही हो जाएगा, क्योंकि सैंधव सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? नगर नियोजन प्रणाली। सिंधु घाटी सभ्यता में आप पढ़ेंगे तो नगर नियोजन प्रणाली इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी, और ये नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, जबकि वैदिक सभ्यता की अगर बात की जाए तो वैदिक सभ्यता आपकी ग्रामीण सभ्यता थी। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ए और आर दोनों सही है, ए आर का सही स्पष्टीकरण है, तो दोनों ही इसके सही हो जाएंगे। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि लोथल के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यानी लोथल के बारे में आपसे प्रश्न पूछा है कि यह एक प्रमुख गुप्तकालीन स्थल है। दूसरा आपका कि यहाँ से युगल समाधि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बताएंगे दोस्तों लोथल के बारे में। तो दोस्तों आप याद रखेंगे लोथल के बारे में कौन कौन से कथन सही होंगे। केवल 2 आपका सही होगा। ठीक है, केवल 2 सही होगा, पहला गलत हो जाएगा। क्यों? कि लोथल एक सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। यहाँ पर देखिए गुप्तकालीन स्थल की बात कर रही है, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता होना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि ये सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है, तो ये एक तो गलती है यहाँ पर। दूसरा कह रहा है कि यहाँ से गोदीवाड़ा, अर्थात गोदीवाड़ा क्या होता है? जहाँ पर पानी के जहाजों की मरम्मत की जाती है। गोदीवाड़ा, फारस की मोहरें, धान, बाजरा, गेहूं, इन सभी चीजों के समाधान मिले, अर्थात युगल समाधान के साक्ष्य भी देखने को मिले। तो केवल दूसरा सही हो जाएगा, पहला गलत हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। चौथा प्रश्न आप सभी के बीच है, देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में R37 क्या है? तो दोस्तों आप अच्छे से याद रखेंगे, R37 एक प्रकार की कब्र है। क्या है ये? एक प्रकार की कब्र है। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि R37 क्या है। तो दोस्त याद रखेंगे एक प्रकार की ये कब्रिस्तान है। ठीक है, आइए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न आप यहाँ देखेंगे। प्रश्न कह रहा है कि यह पंजाब में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। यहाँ
से संस्कृति के 5 चरण प्राप्त होते हैं। यहाँ से तांबे की कुल्हाड़ी तथा एक कब्रगाह में आदमी के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब ये सारी बातें कहेंगे, एक चीज आप याद रखें, यहाँ पर कहा है कि ये पंजाब का स्थल है। तो एक चीज आप बताइए, क्या ये सारे के सारे पंजाब में आते हैं? बताइए, क्या ये सारे के सारे पंजाब में आते हैं? तो आप कहेंगे कि जी सारे के सारे तो नहीं आते। लोथल गुजरात में आता है, तो ये गलत हो जाएगा। हड़प्पा पाकिस्तान वाले सिंध प्रांत में आता है, ये गलत हो जाएगा। कालीबंगा राजस्थान में आता है, ये गलत हो जाएगा। बचा क्या? रोपड़। रोपड़ कहाँ आता है? सतलज नदी के तट पर है और ये पाकिस्तान पंजाब में आता है। तो इसी प्रकार ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इसी वजह से मैं आपसे कहूंगा कि आप इस पूरी वीडियो को बहुत जरूर देखिए। आपके पीसीएस हुआ, चाहे वो आप 2024 का प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वीओ की तैयारी कर रहे हो आप, चाहे आरओ की तैयारी कर रहे हो, सभी एग्जाम के लिए क्लास मोस्ट इंपोर्टेंट है। और उन सभी साथियों के लिए एक सूचना है, जो लोग पेड ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं, जहाँ पर डेली टेस्ट कराया जाता है, तो वो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करके उस कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। जहाँ पर आपको संपूर्ण नोट्स दिए जाएंगे, ठीक है, टेस्ट सीरीज दी जाएगी और पीडीएफ नोट्स भी दिए जाएंगे, पीडीएफ टेस्ट भी दिया जाएगा। तो वो सब कुछ आपको इस नंबर पर मिल जाएगा। आप इस पर कॉल करके या व्हाट्सअप करके भी जानकारी ले सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न देखिए कितना इंपोर्टेंट है आपके सामने, कि इसका शाब्दिक अर्थ होता है कि काले रंग की चूड़ियां। यह सैंधव सभ्यता राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। यहाँ के भवनों का निर्माण कच्ची ईंटों द्वारा हुआ था। उपयुक्त वर्णन है, किस नगर की बात कर रहा है? तो दोस्तों आप याद रखेंगे, एक चीज से आप बता दें कि काले रंग की चूड़ियां, काले रंग की चूड़ियों का अर्थ होता था कालीबंगा। तो ये आपने देखा होगा, हमने कई बार ये क्वेश्चन ऑफलाइन क्लास में कराया है, कालीबंगा। ठीक है, जो लोग हमारे पेड ग्रुप से जुड़े हुए हैं उनको ये प्रश्न कई बार टेस्ट सीरीज में देखने को मिला है। तो कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़ियां। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आइए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के बीच है कि सूतकांग डोर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं। ठीक है, पहले कथन को हम देखेंगे कि यह सिंधु सभ्यता का दक्षिण में अंतिम बिंदु है। आपसे सूतकांग डोर की बात कर रहा है, तो पहला तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये पश्चिम का अंतिम बिंदु है। दक्षिण का तो आपको पता है दहमाबाद। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा है, यहाँ से एक किले का साक्ष्य मिला है जिसके चारों ओर रक्षा प्राचीन निर्मित थी। तो बताएंगे सभी साथीगण इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों पहला गलत है, दूसरा केवल सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? केवल आपका बी हो जाएगा। ठीक है, सैंधव सभ्यता का यह पश्चिमी स्थल है, ना कि ये दक्षिणी स्थल है। तो ये आप याद रखेंगे। ठीक है, आपसे पूछ सकता है कि सूतकांग डोर से क्या मिला है? तो एक किले के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं जिसके चारों ओर रक्षा प्राचीन निर्मित थी। तो ऑप्शन बी होगा। आइए दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न आपका इसी सीरीज में, निम्नलिखित में से किस सिंधु सभ्यता के स्थल से अग्निवेद का जाल वर्द मन के हल्की आकृति आदि साक्ष्य मिले हैं? तो दोस्तों याद रखेंगे, ये जो सारी चीजें आपको देखने को मिली हैं, ये कौन से स्थल से देखने को मिली है? आइए एक एक करके समझेंगे। ठीक है, देखिए पहले तो बात करेंगे अग्निवेद का कहाँ से मिला है, लाजवर्द कहाँ से मिला है, मन के कहाँ से मिले हैं और हल्की आकृति कहाँ से मिले। तो ये सारे जो दोस्तों कार्य हुए हैं वो आपके बनवाली से हुए हैं। कहाँ से हुए हैं? बनावली से हुए हैं। अब आपसे ये पूछ सकता है कि बनावली कहाँ पर है? तो दोस्तों आप याद रखेंगे, ये बनावली आपका हरियाणा में पड़ता है। और हरियाणा के कौन से जिले में? तो आप दोस्तों याद रखेंगे, हरियाणा के एक फेमस जिला है जिसका नाम है हिसार। तो ये हिसार जनपद से देखने को मिलता है। और जो भी आकृतियां आप देख रहे हैं यहाँ पर, लाजवर्द, मन के, हल्की आकृति, अग्निवेदिका, ये सारे के सारे साक्ष्य आपके बनावली से देखने को मिले हैं, हरियाणा से। आइए मित्रों बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। सभी भाई सभी बहनों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और कमेंट किया करें अच्छे, जिससे हम इसी प्रकार की वीडियो बनाते रहें। ठीक है, आप इतने कमेंट किया करो कि वीडियो बनाइए। तो अगर आप लोग ऐसे कमेंट करेंगे तो हमें थोड़ी ऊर्जा सी मिलती है कि हाँ चलो, हमारे जो व्यूवर हैं, हमारे जो बड़े भाई, छोटे भाई, भाई बहन जो भी हैं, सब चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं। तो इसी प्रकार आपको वीडियो मिलती रहेगी। निम्नलिखित में से किस सिंधु सभ्यता स्थल से अलंकृत ईंटों के साक्ष्य मिले हैं? बताएंगे, अलंकृत ईंटों के साक्ष्य कहां से देखने को मिले हैं? तो दोस्तों याद रखेंगे, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा नो का, वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कालीबंगा से। ठीक है, और कालीबंगा के बारे में भी हम देख चुके थे कि ये घग्गर नदी के किनारे राजस्थान में है। ठीक है, किस नदी के किनारे है? तो दोस्तों आपसे कई बार पूछा गया घग्गर नदी के किनारे। और राज्य जब आपसे पूछा जाए कौन से राज्य में है, तो ये दोस्तों आपके राजस्थान राज्य में है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे किसके साक्ष्य मिले हैं? अलंकृत ईंटों के साक्ष्य देखने को यहाँ पर मिले हैं। दोस्तों 1-2 दिन में और अच्छे तरीके से क्लासें आपकी ये देखने को मिलेगी। ठीक है, कुछ अभी 1-2 हमारे पास जो वीडियो बनाने के जो गैजेट हैं या फिर जो वीडियो बनाने के जो सामान होते हैं,
वो अभी अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं। ऑर्डर कर दिया है अमेज़न से, तो 1-2 दिन में वो जैसे ही आ जाते हैं, आपके सामने और अच्छी क्वालिटी के साथ वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो आप लोग बेफ़िक्र होकर इस चैनल को जॉइन कर लीजिए और टेलीग्राम जॉइन कर लीजिए। आरओआर की संपूर्ण तैयारी आपको हम कराने वाले हैं, ठीक है? पूरा कोर्स आपका क्रैश कोर्स के माध्यम से खत्म करेंगे, फ्री पीडीएफ दिया जाएगा। और अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत सपोर्ट रहा तो टेस्ट सीरीज भी आपको फ्री की जाएगी, ठीक है? अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस स्थान का अर्थ मुर्दों का घर होता है? तो दोस्त याद रखेंगे, मुर्दों का घर या मृतकों का टीला क्या होता है? बताएंगे। देखिए यहाँ पर दो चीजें, एक तो मुर्दों का घर पूछा गया, यहाँ पर मुर्दों का घर। तो मुर्दों का घर किसे कहा जाता है? मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? मोहनजोदड़ो का अगर पूछा जाए अर्थ क्या होता है, तो इसे हम बोलते हैं मृतकों का टीला। क्या कहा जाता है इसको? तो दोस्तों आप सभी याद रखेंगे, मृतकों का टीला। ये किस्सा कहा गया है, तो आप याद रखेंगे, ये दोस्तों कहा जाता है मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो को। अब बात करेंगे मुर्दों का घर। तो मुर्दों का घर किसे कहा गया है? तो ये दोस्तों आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, लोथल को। जी हाँ दोस्तों, मुर्दों का घर लोथल को कहा जाता है, और लोथल आपका कहाँ पर है? गुजरात। तो ये सारे के सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। लोथल आपका गुजरात में होता है, और मोहनजोदड़ो आपका पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। और ये किस नदी के किनारे है लोथल? तो ये दोस्तों आपके भोगवा नदी के किनारे है लोथल। किस नदी के किनारे? भोगवा नदी के किनारे है लोथल, ठीक है? तो इस प्रकार सारे के सारे आपको प्रश्न याद रखने हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न हो जाते हैं, ठीक है? अगर कोई भी किसी भी प्रश्न को लेकर डाउट है तो दोस्तों कमेंट अवश्य कीजिए, उसमें सुधार किया जाएगा, ठीक है? तो आप याद रखेंगे, लोथल गुजरात में किस नदी के किनारे? लोथल भोगवा नदी के किनारे है, और यहाँ से मुर्दों का घर इसे कहा जाता है, मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। अगला प्रश्न आप देखेंगे, निम्न में से सुमेलित है। आप बताएंगे यहाँ पर कौन कौन से सुमेलित हैं? देखिए हड़प्पा की बात की जाएगी तो रावी नदी के तट पर है, बिल्कुल सही है। चन्नूदड़ो की बात की जाएगी सिंधु नदी के तट पर है, बिल्कुल सही है। और कालीबंगा की बात की जाएगी तो घग्गर नदी के तट पर है, ये भी बिल्कुल आपका सही है। तो इस प्रकार ये तीनों ही सही है, तो आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, ठीक है? ऑप्शन नंबर डी। आइए दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है कि चन्नूदड़ो के उत्खनन से संबंधित है। बताएंगे साथीगढ़, चन्नूदड़ो के उत्खनन से संबंधित है। बताइए यहाँ पर, दयाराम साहनी, गोपाल मजूमदार, माधव स्वरूप वत्स या रविंद्रनाथ बिष्ट। तो दोस्त याद रखेंगे, चन्नूदड़ो की जो खोज की गई थी, पहले तो ये समझेंगे कि चन्नूदड़ो किस नदी के किनारे है, ठीक है? तो ये दोस्त आप याद रखेंगे, तो ये सिंधु नदी के किनारे है, ठीक है? किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे है। इसकी खोज किस वर्ष की गई थी? तो चन्नूदड़ो की खोज की गई थी 1931 में, 1931 में, ठीक है? खोज किसने की थी? तो दोस्त याद रखेंगे, इसकी खोज की थी गोपाल, किसने? गोपाल मजूमदार ने, ठीक है? गोपाल मजूमदार, यानी ऑप्शन नंबर बी वाले जो दिए गए, गोपाल मजूमदार ने इसकी खोज की थी, और ये वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में आता है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। इसी क्रम में बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के बीच है कि निम्न में से सुमेलित है। बताएंगे साथीगढ़ कौन कौन से सुमेलित हैं? देखिए धोलावीरा की बात की जाएगी तो गुजरात में, तो ये तो आपका बिल्कुल सही सुमेलित है। चन्नूदड़ो की बात की जाएगी दोस्तों, तभी हमने चन्नूदड़ो देखा था, कहां पर था? ये सिंध प्रांत में था, ठीक है? कहां पर था? ये सिंध प्रांत में था। तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप याद रखेंगे, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मांटगोमरी जिला दे रहा है। मोहनजोदड़ो की बात की जाएगी तो मोहनजोदड़ो कहां पर है दोस्तों? तो आप सब याद रखेंगे, मोहनजोदड़ो आपका सिंध प्रांत का जो एक जिला मिलता है, ललकाना जिला, ठीक है? सिंध प्रांत का ललकाना जिला वहां, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। तो 1 और 3 आपका सही होना चाहिए। इस प्रकार ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे तो 1, 3 यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है? तो ये फैक्ट आपको सारे इंपोर्टेंट होते हैं, इनको आपको याद रखना है। यहीं से प्रश्न आपका डायरेक्ट देखने को मिलेगा, और देखना जब आप आरओआर की परीक्षा देंगे तो ज्यादातर प्रश्न आपको हमारी वीडियो से देखने को मिलेंगे। आइए मित्रों बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। सिंधु सभ्यता का धौलावीरा नगर निम्न में से किस नदी के तट पर स्थित है? उसको याद रखेंगे, कई बार एग्जाम में पूछा गया धौलावीरा से संबंधित। तो ये प्रश्न बनता है कि 3 भागों में विभाजित या 3 टुकड़ों में बंटने वाला कौन सा नगर है? तो धौलावीरा है। धौलावीरा किस नदी के किनारे है? तो दोस्तों आप याद रखेंगे, धौलावीरा लूनी नदी के तट पर है। कौन सी नदी के? लूनी नदी के तट पर है। कौन से राज्य में पड़ता है? तो ये दोस्तों आपके गुजरात में पड़ता है। ये इंपोर्टेंट प्रश्न हो जाता है, गुजरात में पड़ता है, ठीक है? धौलावीरा की खोज किस वर्ष की गई थी? तो आप याद रखेंगे 1991 के आसपास इसकी खोज की गई है। 1991 के आसपास इसकी खोज की गई है। खोजकर्ता कौन थे? तो दोस्तों आप याद रखेंगे, रविंद्रनाथ बिष्ट। एक बार पुनः याद रखेंगे, रविंद्रनाथ बिष्ट, इन्होंने इसकी खोज की थी 1991 के आसपास। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से कौन सुमेलित है? देखिए यहाँ पर कालीबंगा की बात की जाएगी तो कालीबंगा हमने आपको बताया था कि यह कहां पर पड़ता है। तो दोस्तों कालीबंगा आपका राजस्थान में पड़ता है। रंगपुर की बात की जाएगी तो रंगपुर आपसे पूछा जा सकता है कि रंगपुर कहाँ पड़ता है। तो दोस्तों आप याद रखेंगे, रंगपुर कौन से राज्य में? फटाफट कमेंट करके बताएंगे सभी साथीगण।
रंगपुर कौन से राज्य में पड़ता है? बताइए फटाफट, ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों की श्रेणी में आता है कि रंगपुर कौन से राज्य में पड़ता है। तो रंगपुर आपका हरियाणा में पड़ता है, मादर नदी के किनारे है। कोट दजी की बात की जाएगी तो ये आपका गलत हो जाएगा, यही आपका गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा बताइए। 15 में क्वेश्चन के आंसर की तरफ बढ़ेंगे, वो कौन सा हो जाएगा बताइए। देखिए एक बार मैं पुनः बताने की कोशिश करूंगा। कालीबंगा की बात की जाएगी तो ये कालीबंगा दोस्त आपका राजस्थान में पड़ता है, घग्गर नदी के किनारे है, ठीक है। कोट दजी की बात की जाएगी तो सिंधु नदी के किनारे है और सिंधु प्रांत में ही है, तो ये भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। रंगपुर की बात की जाएगी तो दोस्तों मादर नदी के किनारे, और ये हरियाणा में नहीं दोस्तों, ये गलत हो गया था, ठीक है, गुजरात में पड़ता है, गुजरात, ठीक है। कौन सी नदी के किनारे है ये? तो मादर नदी के किनारे गुजरात में पड़ता है। काठियावाड़ जो क्षेत्र है भारत में, गुजरात में, उसी में ये पाता है, ठीक है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो आंसर होना चाहिए वो क्या हो जाएगा, 1 और 2 हो जाएगा, ठीक है। 1 और 2 हो जाएगा, 1 और 2 ये दोनों सुमेलित हैं, ये तीसरा वाला गलत हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप याद रखेंगे। आइए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ कि निम्न में से सुमेलित है। एक और प्रश्न देखिए आपके सामने बैक टू बैक उसी प्रकार का है, ठीक है। 16वां प्रश्न है, आप बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर देखिए कालीबंगा की बात कर रहा है, तो कालीबंगा किस नदी के किनारे है? आपको अभी बताया था घग्गर नदी के किनारे है, ठीक है। रंगपुर की बात की जाएगी तो रंगपुर अभी मैंने जस्ट बताया था मादर नदी के किनारे, ना कि ब्यास नदी के किनारे, तो ये तो गलत हो गया। कोट दजी की बात की जाएगी तो आपका सिंधु नदी के किनारे है, तो ये भी सही है और ये भी सही है। तो इसी प्रकार इस 16 में क्वेश्चन का आंसर भी 1 और 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सारे के सारे आप याद रखें कौन सा किस नदी के किनारे है। अगला क्वेश्चन है, आप कंटिन्यू हमारी वीडियो को देखते रहिए, डेली आपको एक वीडियो मिलता रहेगा, वो बहुत जल्द 2 या 3 वीडियो की कोशिश करेंगे कि डेली एक हिंदी का वीडियो और एक जीएस का वीडियो, और ज्यादा नहीं तो 10 मिनट का डेली के जो करंट अफेयर के प्रश्न बनते हैं 2-3 दिन के मिलाकर एक वीडियो बना दिया जाएगा। तो करंट की भी आप लोगों की काफी डिमांड है, तो उसको भी हम सॉर्ट आउट कर देंगे। 2-3 दिन में वो भी सारी क्लासें आपकी चालू हो जाएंगी। उम्मीद है कि 1 तारीख से आपकी सारी क्लासें कम से कम 3 वीडियो यूट्यूब पर आने चालू हो जाएंगे, ठीक है। तो कुछ दोस्तों 1-2 दिन आप थोड़ा वेट कीजिए, जितना भी मिला है उसी को आप रिवीजन कीजिए बार बार, ठीक है। अगला प्रश्न है कि कोट दीजी के उत्खनन से संबंधित है, तो बताएंगे दोस्तों इसकी जो उत्खनन किया था वो किसने किया था, ठीक है। ऑप्शन आपके सामने देखिए ये रहे, ऑप्शन आपके ये रहे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फजल अहमद ने, ठीक है। किसकी बात हो रही है? कोट दजी की। तो इसका जो उत्खनन किया था वो फजल अहमद ने किया था, और ये कोट दजी किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे। इसका उत्खनन 1953 में किया गया था, तो ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला प्रश्न है, यहाँ पे आपको सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ स्थल दिए गए, दूसरी तरफ नदियां दी गई हैं। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों की श्रेणी में ये भी प्रश्न आता है। सबसे पहले हम बात करेंगे रोपड़ की। तो रोपड़ दोस्त आपका सतलज नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे? सतलज नदी के किनारे है, और इसकी खोज आपको 1953 में यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा की गई थी। लोथल की बात करेंगे तो लोथल दोस्तों अभी हमने देखा था भोगवा नदी के किनारे है। किसके? भोगवा नदी के किनारे। आलमगीरपुर की बात की जाए तो आलमगीरपुर आपका हिंडन नदी के किनारे है, और बनावली की बात की जाए तो बनावली आपका रंगोई नदी के किनारे है। और रंगोई नदी कहाँ पड़ती है? तो ये दोस्त आपके हरियाणा जिले के हिसार में बहती है। तो इस प्रकार आपके सारे सुमेलित हो जाते हैं, ठीक है, ये सारे सुमेलित हैं। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप इसको टिक कर देंगे। तो चलिए ऑप्शन की तरफ थोड़ा नजर डालते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी की तरफ जाएंगे तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, क्योंकि पहले का क्या मिल रहा था? 4 मिल रहा है, तो पहले का 4 आपका ऑप्शन नंबर डी में ही है केवल, तो ये इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता स्थल रोपड़ कहाँ स्थित है? आपसे रोपड़ के बारे में पूछा है। तो दोस्तों मैं रोपड़ के बारे में अभी आपको ऊपर बता के आ रहा हूँ। रोपड़ कहाँ है? सतलज नदी के किनारे है, और कौन से राज्य में? तो पंजाब में। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 19 का, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए मित्रों बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने देखिए, प्रश्न कह रहा है कि बनावली के उत्खनन से संबंधित है, यानी जो बनावली है आपका, इसका उत्खनन किसने किया था? तो सभी साथीगण याद रखेंगे, इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किसने किया था? रविंद्र नाथ बिष्ट ने किया था, ऑप्शन नंबर बी। इसी क्रम में 21वां प्रश्न आप सभी के बीच है कि निम्न में से सुमेलित है। आपसे केवल सुमेलित शब्द पूछा है। लोथल की बात की जाएगी तो गुजरात में, तो ये तो सुमेलित हो गया। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, ये भी सुमेलित हो गया। और बनावली की बात की जाएगी तो बनावली हरियाणा में, ये भी सुमेलित हो गया। तो तीनों के तीनों 1, 2 और 3 तीनों ही सुमेलित हैं, तो ऑप्शन नंबर डी की तरफ बढ़ेंगे। तीनों ही जब सुमेलित होंगे तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आइए साथीगण अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 22वां प्रश्न है, प्रश्न पढ़ेंगे, सिंधु सभ्यता के निवासियों द्वारा आयातित वस्तुएं संबंधित स्थान से सुमेलित हैं। अब आपको ये देख के प्रश्न कवर करना होगा। आप देखिए क्या ये सही सुमेलित है, बताइए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, यहाँ पर दिया गया एक सोना। सोना दोस्तों आपके अफगानिस्तान, ईरान और दक्षिण भारत से निकलता था, तो ये बिल्कुल आपका पहला तो सही सुमेलित हो जाएगा,
ठीक है। दूसरे की बात करेंगे तांबा, तो तांबा दोस्तों आपके खेतड़ी राजस्थान से निकलता था, तो ये भी सही है। कीमती पत्थर की बात की जाएगी तो दोस्तों कीमती पत्थर आपका हरियाणा में कहाँ निकलता है? आप सभी को पता है कि जो संगमरमर वगैरह है वो राजस्थान से निकलता है। कहाँ से? राजस्थान से। तो ये हरियाणा गलत होगा, तो इस प्रकार ऑप्शन तीसरा गलत हो जाएगा। एक और दो सही है, यानी ऑप्शन की तरफ बढ़े तो यहाँ पर देखेंगे हम ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तक कोई किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। किसी भी प्रश्न में अगर आपको कोई भी संशय या कोई भी आपत्ति होती है तो आप कमेंट अवश्य कीजिए। 23वां प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता के लोगों द्वारा टिन का मुख्यतः आयात किया जाता था। तो दोस्तों याद रखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों द्वारा मुख्यतः टिन का आयात किया जाता था। ऑप्शन आप सभी के बीच देंगे ईरान से, दक्षिण भारत से, बलूचिस्तान से या वर्तमान छत्तीसगढ़ से। तो दोस्तों याद रखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ईरान से। ठीक है, उस समय ईरान से किया जाता था, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे सिंधु सभ्यता के निवासियों द्वारा आयातित वस्तुएं संबंधित स्थान से सुमेलित हैं। एक प्रश्न और है इसी प्रकार का जो भी हमने ऊपर देखा था। जैसे सबसे पहले बात करेंगे चांदी की, तो चांदी ईरान और मेसोपोटामिया, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है फिरोजा, फिरोजा की बात की जाएगी तो दोस्तों ये ईरान से, ये भी आपका बिल्कुल सही है। तीसरा है लाजवर्द मणि, तो लाजवर्द मणि आपकी वदक्षा से निकलता था, ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो तीनों ही दोस्तों सुमेलित हैं, तो इस प्रकार आंसर क्या होना चाहिए? आपको पता है डी होगा। ठीक है, तीनों ही सुमेलित हैं, 1 2 3, पहला, दूसरा और तीसरा, तीनों ही सुमेलित, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न है आपके सामने। एक कथन दिया गया, दूसरा कारक दिया गया है। पहले कथन को पढ़ेंगे। कथन कह रहा है कि सिंधु घाटी की सभ्यता के निवासियों का सामाजिक जीवन बहुत उन्नत किंतु सादा और सरल था। ठीक है। दूसरा कह रहा है कथन यहाँ पर कारक कि समाज में अधिकांश व्यक्ति उच्च एवं मध्यम श्रेणी के थे। अब आपसे पूछा है क्या कथन सही है, क्या कारक सही है, कि दोनों सही है, कि दोनों गलत हैं? तो दोस्तों पहला दिया गया कथन ये भी बिल्कुल सही है, क्या कथन सही है और कारक भी सही है। और आर है ना, वो एक ही व्याख्या करता है, यानी कारण कथन की व्याख्या करता है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ऐसे प्रश्न आपके गलत होने के चांस ज्यादा होते हैं, तो इनकी आपको प्रैक्टिस करनी होगी, ज्यादा से ज्यादा इनका रिवीजन करना होगा। जितना आप ज्यादा रिवीजन करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सिंधु सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब आप विचार करेंगे, यहाँ पर दो कथन दिए गए, पहला और दूसरा। पहले कथन की तरफ बढ़ेंगे तो पहला कथन आप देखेंगे यहाँ पर दिया गया है। पहला कथन कह रहा है कि इस काल में स्त्री और पुरुषों को विशेष वेशभूषा लगभग समान हुआ करती थी। बात हो रही किसकी? सिंधु घाटी सभ्यता की। दूसरे की अगर बात की जाएगी तो दूसरा समाज के विभिन्न वर्गों की 4 श्रेणियां हुआ करती थी। तो दोस्तों ये तो बिल्कुल सही बात है, स्त्री और पुरुषों की जो वेशभूषा थी वो समान हुआ करती थी। ठीक है, और इस व्यवस्था में 4 वर्गों को विभाजित किया गया था, ये भी आपको पता है। कौन कौन से 4 वर्ग थे? तो आपको पता है दोस्तों इस व्यवस्था में 4 वर्ग कौन कौन से हुआ करते थे। प्रथम वर्ग में बुद्धिजीवी लोग आते थे जिनको हम पुरोहित कहते हैं, चिकित्सक, ज्योतिषी, ये सारे आते थे। द्वितीय वर्ग में योद्धा आते थे जिनको हम क्षत्रिय कहते हैं। तृतीय वर्ग में व्यापारी, शिल्पकार, कलाकारी, जिनको हम क्या कहते हैं? वैश्य कहते हैं। और चतुर्थ वर्ग में सेवक आते थे जिनको हम शूद्र कहते हैं। तो इस प्रकार 4 वर्गों में ये विभाजित था। तो आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, पहला और दूसरा दोनों ही सही है। आइए मित्रों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों कल की जो हमने वीडियो एक अपलोड की थी उसमें हमने पाषाण काल को देखा था और उन इंपोर्टेंट प्रश्नों को देखा था जो पाषाण काल से आपके एग्जाम में बन सकते हैं। आज की इस वीडियो में बात कर रहे हैं केवल सिंधु घाटी सभ्यता को लेकर। सिंधु घाटी सभ्यता से जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सभी को आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। इसी प्रकार कंटिन्यू हिस्ट्री की क्लासें चलती रहेंगी। एंशिएंट हिस्ट्री का एक भी ऐसा टॉपिक हम नहीं छोड़ेंगे जहां से प्रश्न पूछा जाता हो और आपके इस वीडियो में ना बताया जाए। तो वो सारे टॉपिक कवर करे जाएंगे जहां से प्रश्न आपका पूछा जाता है, चाहे वो एंशिएंट हिस्ट्री हो, चाहे मेडिवल हिस्ट्री हो, चाहे मॉडर्न हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे साइंस हो, इन्वायरमेंट हो। कोई भी अगर आपका सब्जेक्ट है जो आपके आरओ एग्जाम को टच करता है, उससे संबंधित जो भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं उन सभी को हम वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। और इसका पीडीएफ आप बहुत अच्छी व्याख्या के साथ आप देखेंगे तो आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध हो जाएगा। तो चाहे तो आप वीडियो को पूरा देखने के बाद भी पीडीएफ पढ़ सकते हैं। अगर आप वीडियो देखना पसंद नहीं करते हैं तो दोस्तों आप पीडीएफ भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। अगर आप वीडियो देखोगे तो थोड़ा एक्स्ट्रा जानकारी भी आपको देखने को मिल जाएगी जो हो सकता है कि पीडीएफ में आपको ना दी जाए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के आंसर की तरफ बढ़ेंगे 27 की तरफ। 27वां प्रश्न आप देखेंगे। प्रश्न कह रहा है कि इस काल में अस्थियों का प्रयोग वेशभूषा आभूषण बनाने में भी किया जाता था। दूसरा है पुरुष वर्ग आभूषण धारण नहीं करता था। तो दोस्तों याद रखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर केवल एक होगा सही।
क्यों होगा? क्योंकि पुरुष वर्ण आभूषण का धारण नहीं करता था, तो ये गलत है। आभूषण धारण वो भी करता था। तो इसी प्रकार ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये कह रहा है कि इस काल में शवों को केवल जलाने की प्रथा थी, यानी सिंधु घाटी सभ्यता की बात हो रही है कि केवल शवों को जलाया जाता था। दूसरा है कि कभी-कभी शरीर को पशु पक्षियों को खाने के लिए छोड़ दिया जाता था। तो अब आप बताएंगे 28 में क्वेश्चन की बात हो रही है, क्या ये दोनों सही है कि दोनों गलत हैं? तो दोस्त याद रखेंगे, यहाँ पर पहला तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्या कह रहा है कि इस काल में शवों को केवल जलाने की प्रथा थी। केवल शब्द दिया है तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर भूमि के अंदर भी गाड़े जाते थे, पशु पक्षियों को खाने के लिए भी छोड़ दिया जाता था। तो पहला तो गलत हो जाएगा, ठीक है। जलाने की व्यवस्था नहीं कह सकते, ठीक है। यहाँ के लोगों को भूमि के अंदर गाड़ते भी थे। तो इसका दूसरा सही हो जाएगा, ठीक है। कभी कभी क्या होता था, पशु पक्षियों को अ, जो शरीर होता था वो डाल दिया जाता था, ठीक है, खाने के लिए। तो ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, सिंधु सभ्यता के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों की श्रेणी आप देख पा रहे होंगे। एक एक प्रश्न इतना इंपोर्टेंट है कि आपके एग्जाम को टच करके जाएगा। ये प्रश्न कह रहा है, ये कह रहा है कि इस काल में घरों के उपयोग किए जाने वाले बर्तनों का कांसे के बने होने का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। ये केवल कच्ची मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग करते थे। अब दोस्तों इसके ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे तो ऑप्शन आप यहाँ देखेंगे, आपसे पूछा कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्या दोनों सही हैं कि दोनों गलत हैं? तो दोस्त आप याद रखेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि दोनों ही गलत हैं। ना तो पहला सही, ना ही दूसरा सही। एक बार आप चाहें तो पुनः एक बार इन प्रश्नों को देख सकते हैं, क्या दोनों में गलती क्या है, ठीक है। पहला कह रहा है कि इस काल में घरों के उपयोग किए जाने वाले बर्तन का कांसे के बने होने का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। तो अब दोस्तों मैं बता दूं आपको कि घरों में उपयोग किए जाने वाले बर्तन, जो भी सामग्री के लिए तांबा कांसा जो भी प्रयोग किया जाता था, उन सभी के साक्ष्य आपको मिले हैं। तभी तो पता चला कि यहाँ पर किस प्रकार के बर्तनों का प्रयोग होता था, ठीक है। तो ये दोनों ही गलत हो जाते हैं। आइए 30वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन आप देखेंगे, यहाँ पर दिया गया है, इस काल के लोग बैलगाड़ियों से परिचित थे। तो आप बताएंगे क्या इस काल के लोग बैलगाड़ी से परिचित थे? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल बैलगाड़ी से परिचित थे। यातायात के लिए लोग बैलगाड़ी का प्रयोग करते थे। दूसरा है कि इस काल के लोगों को मानवीय चिकित्सा का भी ज्ञान था। तो दोस्तों आप याद रखेंगे, ये भी क्वेश्चन सही है। इस काल के लोगों को मानवीय चिकित्सा का भी ज्ञान था। जैसे वे शिलाजीत का प्रयोग करते थे, पशुओं की हड्डी का प्रयोग करते थे, वृक्षों के पत्तों का प्रयोग करते थे, दवाइयां बनाने में इन सभी का प्रयोग करते थे। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, दोनों के दोनों कथन आपके सही हैं। आइए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए 31वां प्रश्न एक और है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। इस काल में धातु मुद्रा का प्रयोग भी होता था। दूसरा है कि दजला फरात नदियों की भूमि वाले क्षेत्र से हड़प्पा वासियों के वाणिज्य के संबंध थे। तो दोस्तों आप यहाँ पर एक चीज देख पाएंगे कि जो दजला फरात वाली नदियां थी, वहां पर सिंधु घाटी सभ्यता के होने के साक्ष्य देखने को मिले हैं। तो दूसरा तो सही हो जाएगा। पहला है कि इस काल में धातु मुद्रा का प्रयोग भी होता था। तो दोस्तों ऐसा तो कोई यहाँ पर कोई साक्ष्य नहीं मिला है धातु मुद्रा के प्रयोग का, ठीक है। तो यहाँ पर कोई धातु मुद्रा का प्रयोग नहीं होता था। क्यों? क्या जो व्यापार होता था वो वस्तु विनिमय के आधार पर होता था, आदान प्रदान होता था। आप हमारा सामान ले लीजिए, हम आपका सामान ले लेते हैं, ठीक है ना। अगर आपके पास कोई धातु नहीं है तो आप गाय दे दीजिए, आप हमें दूसरे में बदले में कोई सामान दे दीजिए। तो इसी प्रकार यहाँ पर वस्तु विनिमय के आधार पर यहाँ पर व्यापार होता था, ना कि मुद्रा के रूप में। तो पहला गलत हो जाएगा, दूसरा सही, ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। आइए मित्रों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 32वां प्रश्न आप सभी के बीच है, कथन कारक के माध्यम से प्रश्न को दिया गया है, दोनों पढ़ेंगे। हड़प्पाई लोग पत्थर, धातुओं, सीप या शंख का व्यापार करते थे। इसी क्रम में अगला दिया गया है कि व्यापार की वस्तु विनिमय प्रणाली मौजूद थी। तो ये तो बिल्कुल सही हो जाएगा कारण। क्यों सही हो जाएगा? क्यों? अभी हमने देखा था कि जो व्यापार होता था वो विनिमय प्रणाली के आधार पर होता था, ठीक है। तो आप याद रखेंगे, पहला भी सही है और दूसरा भी सही है, पर इन दोनों का कोई आपस में संबंध नहीं दिख रहा, ठीक है। तो इस प्रकार आंसर होना चाहिए कि कारण और कथन दोनों सही हैं, परंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। आइए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, आप देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। आइए साथियों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता के बारे में आपको बताना है, ठीक है, कौन से कथन सही है। यहाँ पर आप देखा करें कभी कभी नए शब्द भी आ जाता है, तो आप एक ही तरीके से प्रश्नों को ना पढ़ते चले जाएं, कभी कभी देखें नए शब्द भी आ जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर याद रखेंगे। 33वें क्वेश्चन के आंसर की तरफ बढ़ेंगे। चलिए इस प्रश्न को पढ़ेंगे आप। अगला प्रश्न आप सभी के बीच आ चुका है। देखिए 33वां प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता के बारे में भी आपको यहाँ पर बताना है।
पहला कथन है कि यहाँ श्रेष्ठ नगरपालिका शासन व्यवस्था के संकेत भी मिलते हैं। दूसरा है कि शासन तथा शासित में प्राय संघर्ष होते रहते थे। अब बताएंगे इसमें से कौन कौन से कथन सही है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न होते हैं ऐसे। तो दोस्तों याद रखेंगे यहाँ पर पहला तो जो पूछा गया कि यहाँ श्रेष्ठ नगरपालिका शासन व्यवस्था के संकेत मिलते हैं, ये तो बिल्कुल सही हो जाता है। दूसरा है कि यहाँ पर शासन तथा शासित में प्राय संघर्ष होते रहते थे, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कभी नहीं हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न आप सभी के सामने 34वां। यहाँ पर भी देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आपको बताना है। पहला है कि योजनाबद्ध नगर था, नापने तोलने के समान साधन थे, महिलाओं की निम्नतर स्थिति थी। अब आप बताएंगे इनमें से कौन कौन से कथन सही है। पहला सही है कि दूसरा सही है कि तीसरा सही है कि पहला दूसरा सही है, इस प्रकार आप बताएंगे। देखिए योजनाबद्ध की तो बात हमने पहले भी देखी थी, नगर नियोजन प्रणाली। नापने तोलने के साधन क्या थे, अच्छे थे, तो ये भी हमने देखा। महिलाओं की स्थिति निम्नतर थी, तो ये हमने गलत देखा। महिला भी पुरुषों के समान ही थी, तो निम्नतर नहीं हो कह सकते, तो ऑप्शन पहला और दूसरा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन आप सभी के बीच है कि सिंधु सभ्यता के बारे में यहाँ पर भी आपको बताना है। पहला, किस काल के लोग बुनने कातने कला से परिचित थे, यानी जो बुनाई होती थी कताई होती थी उस कला से परिचित थे। दूसरा के इस समय लेखन कला का आविष्कार नहीं हुआ था। तो दोस्तों आप याद रखेंगे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। लेखन कला का आविष्कार होता तो ये लोग लिख के जाते, है कि नहीं। अगर लेखन कला का आविष्कार होता तो ये लोग लिख कर जाते, और लिख कर जाते तो उसका हम लोग अध्ययन करते। तो इस प्रकार आप याद रखेंगे यहाँ पर बुनाई कताई की बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से ये लोग परिचित थे। ठीक है, तो इसका जो आंसर होना चाहिए वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ के जो लोग थे वो आविष्कार लेखन कला से न आविष्कार होकर ये लोग किससे जुड़े हुए थे, भाव चित्रात्मक। यहाँ की जो लिपि देखी गई है सिंधु घाटी सभ्यता की, वो कैसी थी, चित्रकला वाली थी। जो कि यहाँ की लिपि थी, सारे चित्र बना दिए गए, तो उन चित्रों को पढ़कर हम देख सकते हैं क्या लिखा है, तो ऑप्शन 1 होगा। अगला प्रश्न आप सभी के बीच देखिए दिया गया है 36 में। यहाँ पर भी कथन निष्कर्ष के आधार पर आपको जवाब देना है। थोड़ा हाई बना दिया आज का पेपर, पर कोई नहीं, अगर आप थोड़ी अच्छी तैयारी करते हो, क्योंकि आरओ में एग्जाम में आपको पता है जो पीसीएस का एग्जाम होता है प्री वाला, उससे थोड़ा 21 ही पेपर आता है, तो आपको तैयारी थोड़ी भयंकर वाली करनी पड़ेगी। प्रश्न आप देखेंगे, सिंधु सभ्यता की मोहरें पकी हुई मिट्टी तथा पत्थर की हुआ करती थी, इसका उपयोग सिक्के के रूप में होता था। अब आप बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, अच्छा प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, पहला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता की मोहरें पकी हुई मिट्टी तथा पत्थर की हुआ करती थी, ये क्या हो जाएगा, ये तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, पहला तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा है कि इसका उपयोग सिक्कों के रूप में होता था, तो दोस्तों आप याद रखेंगे इसका उपयोग सिक्कों के रूप में नहीं होता था, तो ये गलत हो जाएगा दूसरा वाला। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कि कथन सही है, कारण गलत, ऑप्शन नंबर कथन सत्य कारण गलत, ऑप्शन सी हो जाएगा। ए सत्य किंतु आर असत्य, तो ऑप्शन सी। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सिंधु सभ्यता की देन माना जाता है, बताएंगे दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की देन क्या थी। तो सभी मित्रगण याद रखेंगे ये प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों की श्रेणी में आता है। दशमलव प्रणाली पर आधारित थी यहाँ की मापतोल प्रणाली, नगर नियोजन और नालियों की व्यवस्था यहाँ की बहुत बेस्ट थी, ये सारी चीजें हम यहाँ से सीखी। बहुफसलीय कृषि व्यवस्था थी यहाँ पर, तो इस प्रकार हमने ये तीनों के तीनों यहाँ से ग्रहण किए। तो यहाँ पर आंसर बना ऑप्शन नंबर डी। सिंधु घाटी सभ्यता की देनों में अगर पूछा जाए तो इन तीनों को आप डाल सकते हैं। उसके बाद पशुओं का धार्मिक महत्व, मोहरों का उपयोग, आंतरिक और बाह्य व्यापार, इन सभी चीजों का जो ज्ञान हमें प्राप्त हुआ वो सिंधु घाटी सभ्यता से हुआ है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर भी कथन निष्कर्ष के आधार पर आपको जवाब देना है। कथन, सिंधु घाटी सभ्यता मुख्यतः एक लौकिक सभ्यता मानी जाती है। कारक है कि यहाँ धार्मिक तत्व उपस्थित थे किंतु वे वर्चस्वशाली नहीं थे। तो अब आप बताएंगे 38 में क्या आंसर होना चाहिए। दोस्तों पहला भी सही और दूसरा भी सही, और आर ए की सही स्पष्टीकरण भी है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, आप चाहें तो इसको स्टॉप करके भी पढ़ सकते हैं पूरे अच्छे प्रश्न को। ठीक है, बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन कौन कौन से हैं ये आपको बताना है। पहला है कि भीमबेटका की गुफाएं सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित हैं। दूसरा है सबसे पहले कपास उत्पादन का श्रेय सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को ही जाता है। तो एक चीज आप लोगों ने देखी होगी, पिछली क्लास में भी हमने बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को कपास का श्रेय जाता है, ये बिल्कुल सत्य बात है। पर भीमबेटका आपकी सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं जुड़ी, क्योंकि मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता से इनका कोई संबंध नहीं है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल दूसरा सही। आइए साथीगण अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर एक और प्रश्न है कथन निष्कर्ष के आधार पर। प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मूर्ति पूजा नृत्य कला से परिचित थे। कथन है
फौरिकारक यहाँ से कई नित्य अवस्था में मूर्तिकला प्राप्त हुई है। तो इसी प्रकार दोस्तों आप जानेंगे कि दोनों ही कथन आपके सही हो जाते हैं, कारण और कथन दोनों ही सही है। ठीक है, कारण और कथन दोनों ही सही है। कारण कथन की सही व्याख्या करता है। तो ये भी क्वेश्चन आपका हो जाता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका हो जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये तो थे आज की क्लास के 40 सिंधु घाटी सभ्यता से बनने वाले प्रश्न। अगर आपने इसको अच्छे से देखा है, चाहे तो आप पीडीएफ के माध्यम से भी एक बार इसका रिवीजन कर सकते हैं। और जिन साथियों को नोट्स वगैरह की आवश्यकता है, पीडीएफ नोट्स, टेस्ट सीरीज वगैरह, वो सारी चीजें अभी आपको 499 रुपए में अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक है, कितने में? 499 में, जिसमें आपको संपूर्ण नोट्स दिए जाएंगे, टेस्ट सीरीज दी जाएगी और डेली लाइव कोच के माध्यम से आपको टेस्ट दिया जाएगा। डेली टारगेट के माध्यम से वहां पर टेस्ट होता है। तो चाहे जो लोग जुड़ना चाहते हैं, अभी ऑफर चल रहा है 9058961128। इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। 499 रुपए में आप आरओ की, जीएस और हिंदी की संपूर्ण तैयारी आप हमारे साथ कर सकते हैं, जिसमें आपको संपूर्ण नोट्स वगैरह सब कुछ दिया जाएगा। चलिए, वीडियो कैसा लगा सभी साथी कमेंट करके अवश्य बताएंगे। आज की वीडियो देखने के लिए थैंक यू।